वेलकम डियर स्टूडेंट। आज सी लैंग्वेज की सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है और स्ट्रक्चर को हम लोगों को यूज क्यों करना पड़ा। आज के पहले आप लोग पढ़ते थे एरे। एरे क्या था? होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज जो सिर्फ सिमिलर काइंड के एट्रीब्यूट्स के साथ, सिमिलर काइंड के डेटा टाइप के साथ डील करता था, दैट इज नोन एज एरे एंड यूज्ड टू स्टोर द एलिमेंट इन सिक्वेंशियल फैशन, है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। देखिए एरे में प्रॉब्लम कहाँ आई? एरे क्या करता था? सिमिलर काइंड के डेटा टाइप्स को या सिमिलर काइंड के डेटा को स्टोर करता था। लेकिन ऐसा नहीं है जनरल लाइफ में कि हमें सिर्फ सिमिलर काइंड के ही डेटा को स्टोर करना पड़े। कई बार क्या होता है कि हमें हेट्रोजीनियस नेचर के डेटा को भी स्टोर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि मुझे किसी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। अब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट का नेम होगा सबसे पहली बात, जो कैसा होगा? कैरेक्टर टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। दूसरी बात क्या है कि मेरे पास होगा उसका रोल नंबर जो कि इंटीजर टाइप का होगा। तीसरी बात होगी मार्क्स, जो कि कैसे होंगे? फ्लोट टाइप के। अच्छा, एड्रेस है जिसमें कैरेक्टर और इंटीजर दोनों चीजें यूज करनी पड़ती हैं। तो अब जब हमें स्टूडेंट, और मैं आपको ये भी कह देती हूँ कि आपको 10 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है ना, तो ऐसे केसेस में एरे तो काम नहीं कर पाएगा। या तो आप सेपरेट एरे रखे, एक एरे अलग से नेम का रखे, कैरेक्टर का रखे, लेकिन उसको बाइंड कैसे करें? भाई स्टूडेंट अब हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है ना, तो उस ऑब्जेक्ट के से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एक ग्रुप में बाइंड कैसे करें? तो उसको एक ग्रुप में बाइंड करने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर आती है और जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर। अब आप समझिएगा कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर को यूज कैसे करते हैं, डेटा मेंबर्स कैसे रखते हैं और किस तरीके से फाइनली हम स्ट्रक्चर का एक कंप्लीट प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए पूरा समझने के लिए आपको वीडियो को प्लीज एंड तक देखना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि बीच से नहीं, वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग देखें। चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात है स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए जब भी किसी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं तो आप लोग कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रक्ट। ओके, स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद यहां आप स्ट्रक्चर टैग यूज करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर का नेम, है ना। फिर आप इसे स्टार्ट करते हैं और ये आप रखते हैं डेटा टाइप, है ना। और फिर ये फील्ड जो भी आपको रखना है, फील्ड 1, अगेन डेटा टाइप, फील्ड 2, फील्ड 3 एंड सो ऑन। यहां हम स्टोरी क्लोज करते हैं और अब मेन फंक्शन में जाकर के इस स्ट्रक्ट टाइप का स्ट्रक्ट और जो भी नाम रखा होगा हमने स्ट्रक्चर टैग, और यहां हम बनाते हैं इसके डेटा मेंबर्स। लेट अस से कि x1 x2। जब हम किसी स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर बनाते हैं ना, तो उसी समय हम इसको इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, दैट इज मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं। जब तक आपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया तब तक इसे आप किसी भी तरह की कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल आप समझिए कि मैंने लिया स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम रखा स्टूडेंट, ठीक है। इसको मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले लेट अस से कि हमने लिया इंटीजर टाइप में किसका? रोल नंबर। फिर हमने कहा कि कैरेक्टर का एरे ले लेते हैं नेम का और जिसमें स्टोर कर लेते हैं लेट अस से 50 कैरेक्टर। हो सकता है किसी का नेम 50 कैरेक्टर लोग भी रहे। देन तीसरी चीज हम लोग ले लेते हैं फ्लोट, और फ्लोट में हम इस स्टूडेंट के मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपने यहाँ क्लोज किया। अब इस स्ट्रक्चर को अब तक कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ है, आपकी बात समझिएगा। अब हम क्या करें? लेट अस से कि मेन मेथड के अंदर जाते हैं और वहां इस स्ट्रक्चर के स्ट्रक्ट, और नाम क्या है? स्टूडेंट, और इसके डेटा मेंबर क्रिएट कर देते हैं, दैट इज S1। चलिए एक ही डेटा मेंबर में फिलहाल के लिए क्रिएट करती हूँ। अब आप समझिएगा प्लीज, जैसे ही आपने स्ट्रक्ट स्टूडेंट का डेटा मेंबर बनाया वैसे ही इस पूरी स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट हुई। कितनी एलोकेट हुई, कैसे एलोकेट हुई वो समझते हैं। देखिए इंटीजर रोल नंबर, हमें पता है कि जब भी हम किसी फील्ड को इंटीजर रखते हैं तो वो 2 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करके जाता है, ठीक है। समझते हैं कि यहां से 2 बाइट का स्पेस।
कैरेक्टर हमेशा मेमोरी में 1 बाइट का स्पेस लेता है, और अगर हमने 50 कैरेक्टर की बात करी है तो भैया ये 50 बाइट का स्पेस मेमोरी में लेकर के चलेगा। देन हमने कहा फ्लोट मार्क्स, फ्लोट कितना स्पेस लेकर के चलता है, 4 बाइट का स्पेस लेकर के चलता है। तो आप समझिएगा कि 56 बाइट का स्पेस जो है वो इस स्ट्रक्चर को एलोकेट, आपको स्ट्रक्चर को होप सो डिक्लेयर करना आया होगा इस तरीके से। अच्छा, मेरे पास एक और तरीका है इसको डिक्लेयर करने का। देखिए कैसे, मैंने यहाँ लिखा स्ट्रक्ट, और उसके बाद मैंने सेम इंफॉर्मेशन दैट इज इंटीजर रोल नंबर, है ना, कैरेक्टर में हम लोगों ने लिया नेम, तो कितना 50 कैरेक्टर ही लिया था। देन फ्लोट में हम लोगों ने लिया मार्क्स। ओके, ये स्ट्रक्चर को क्लोज किया, और यही मैंने इसका डेटा मेंबर बना दिया लेटर से S1। देखिए इस बार आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मैंने स्ट्रक्चर लिखी है लेकिन स्ट्रक्चर टैग नहीं यूज किया है। अब अगर स्ट्रक्चर टैग नहीं यूज किया तो क्या ये वैलिड डिक्लेरेशन है? जी हाँ, बिल्कुल ये वैलिड डिक्लेरेशन है, क्योंकि अब S1 तो इस स्ट्रक्चर का मेंबर है ना, नेम नहीं हुआ तो क्या हुआ। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं मानी जाती, क्योंकि इस केस में आपको डेटा मेंबर्स को यही डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप कितने भी डेटा मेंबर यूज कर ले, दैट इज S1, S2, S3, कितने भी डेटा मेंबर यूज कर ले, उसी के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। मान लीजिए कि 56 था, 3 डेटा मेंबर है तो इंटू 3 करके जितना भी होगा मेमोरी आपको एलोकेट हो जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ सिर्फ आप इसी स्पेस पर अपने डेटा मेंबर्स, अपने ऑब्जेक्ट्स को सॉरी यूज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम में कहीं और नहीं कर सकते। पर ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रक्चर का हमने एक बार ऑब्जेक्ट बना दिया, उसको इनिशियलाइज करा दिया, नेक्स्ट टाइम क्या हमें किसी और ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा तो होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। या मैंने यहाँ 3 ऑब्जेक्ट बना दिए, प्रोग्राम में मैंने सिर्फ 2 यूज किए। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि इस तरीके से आप पूरे प्रोग्राम की ड्यूरेशन कहीं पर भी ये एक लाइन यूज करके हमेशा अपनी स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कंप्लीट प्रोग्राम कि आपने डिक्लेयर तो किया, लेकिन डिक्लेयर करने के बाद आप अपने डेटा मेंबर्स को एक्सेस कैसे करें, करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोगों ने क्या किया कि एक स्ट्रक्चर बना ली है स्टूडेंट नाम की, उसको सारे मेंबर्स हमने दिए। अब इसके बाद आप क्या करें, आप जाएं अपने मेन फंक्शन में, और जाने के बाद यहाँ आप लें फिर से स्ट्रक्ट और साथ में अपनी स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट, और लेटर से कि मैंने डेटा मेंबर रखा है S1। अब बात ये आती है कि ये S1 डेटा मेंबर तो रखा, इसको वैल्यूज कैसे पास करें, इसको प्रिंट कैसे करें। तो स्टूडेंट आप समझिएगा कि इस काम के लिए हम एक डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट इज S1 डॉट रोल नंबर, जो भी आपको रखना है, S1 डॉट नेम वट एवर यू वॉन्ट, और S1 डॉट क्या, मार्क्स। अब आप समझिएगा कैसे, मैं यहां लिखती हूं कि प्रिंट एफ, है ना, एंटर द रोल नंबर। अब आप स्कैन करेंगे, है ना, रोल नंबर कैसा है, इंटीजर टाइप का फील्ड है, दैट इज %d एम्परसेंट S1 डॉट, प्लीज ध्यान दीजिएगा डॉट ऑपरेटर से, S1 डॉट दैट इज S1 के रेस्पेक्ट में मैं रोल नंबर को स्कैन कर लूं। दूसरी बात मैं फिर से लिखती हूँ, मैं अलग अलग लाइन में जानबूझ के लिख रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, नहीं तो सेम लाइन भी यूज की जा सकती थी। प्रिंट एफ एंटर द नेम, ओके। अब फिर से क्या करें, स्कैन %s, है ना, और M% में क्या यूज करें, S1 डॉट नेम, वेरी गुड। इस तरीके से हमने, अब आप क्या करें कि नेक्स्ट लाइन में फिर से लें प्रिंट एफ, क्या, एंटर द मार्क्स, ओके। मार्क्स कैसे हैं, फ्लोट, स्कैन है, क्या करें, %f M% S1 डॉट मार्क्स। इस तरीके से आपने मार्क्स को भी एक्सेस किया। अब आपने समझा कि जब भी आपको इनपुट लेनी है, इनपुट लेने के मैं और भी तरीके आपको 2-3 बताने वाली हूँ, लेकिन जब भी आपको इनपुट लेनी है तो आप कैसे डॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे। जब भी आप इसको
स्ट्रक्चर के मेंबर्स को प्रिंट कराना है तब भी आप डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। देखिए अब हम मान लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट करते हैं इसको। देखिए प्रिंट कैसे करें, हम लोगों ने किया प्रिंट द रोल नंबर इज, है ना, करते हैं प्रिंट एट द रोल नंबर इज %d और किसको प्रिंट करें, S1 डॉट रोल नंबर। ऑन द सेम वे आप नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, है ना, यहाँ पर %s और S1 डॉट नेम, अगेन S1 डॉट व्हाट, मार्क्स। तो इस तरीके से करके आप स्ट्रक्चर के मेंबर्स को प्रिंट करा सकते हैं। देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लिया है S1, सिर्फ एक डेटा मेंबर लिया अपने स्ट्रक्चर का S1, दैट इज मैंने अभी सिर्फ एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एंटर किया, सिर्फ एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को। अब मैं चाहती तो यहीं पर एक और डेटा मेंबर ले लेती S2 और सिमिलर काइंड से एंट्री S2 के लिए भी करती। हाँ, हम आपको समझ में आना चाहिए कि हम स्ट्रक्चर का एरे भी बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर का एरे बनाएंगे तो मोर देन 10 एलिमेंट्स को बिल्कुल वैसे ही लूप चला करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं जैसे हम लोग करते हैं। अच्छा, एक बात तो ये हुई। दूसरा एक और आपको तरीका मिल सकता है इसका कि मान लीजिए मैं लिखती हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, है ना, और साथ ही साथ अपनी पूरी स्ट्रक्चर दैट इज इंटीजर, रोल नंबर, फ्लोट या कैरेक्टर, चलिए थोड़े से ही फील्ड ले लेती हूँ, नेम, और इसको ले लिया मैंने 50 के। अब जैसे ही आपने इसको क्लोज किया, आप यहीं पर इक्वल टू एक स्ट्रक्चर ऑन करें 001, ठीक, कोमा, नेक्स्ट लाइन में आप नेम ले सकते हैं दैट इज XYZ। आपका ये डिक्लेरेशन भी वैलिड है। इस तरीके से भी आप इन डेटा मेंबर्स को वैल्यूज दे सकते हैं। होप सो आपको बात समझ में आई होगी, आपको स्ट्रक्चर की बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, डिक्लेयर कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं डेटा मेंबर को, स्ट्रक्चर स्पेस कितना लेकर के चलती है, और एक प्रोग्राम कैसे हम उसको बना सकते हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर को फंक्शन के साथ एंड साथ ही साथ के स्ट्रक्चर का एरे कैसे क्रिएट किया जा सकता है ये, और एक दूसरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन को। देखिए यूनियन बिल्कुल सिमिलर है स्ट्रक्चर के, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके चलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।